हाय फ्रेंड्स, आज हम भारत सरकार के द्वारा जारी एक विधेयक का नाम हमारे स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक 2025। इसके बारे में काफी डिटेल से चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए ताकि आपको इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। तो हमारा विधेयक का नाम है द हेल्थ सिक्योरिटी से नेशनल सिक्योरिटी सेस बिल 2025। बात करें विधेयक के परिचय के बारे में और इसके मुख्य उद्देश्य की बात करें तो पारित कब हुआ। संसद के द्वारा दिसंबर 2025 में मतलब शीतकालीन सत्र में ये विधेयक पारित किया गया था। बात करें विधेयक के पारित करने के उद्देश्य की, उद्देश्य क्या था तो पान मसाला और अन्य जो हमारे डीमेरिट गुड्स है मतलब जो हानिकारक वस्तुएं हैं उनके उत्पादन पर एक विशेष उपकर मतलब सेस लगा करके दोहरे लक्ष्य को प्राप्त करना इसका मुख्य उद्देश्य था। दोहरे लक्ष्य की बात करें तो पहला लक्ष्य क्या था, सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना मतलब पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार करते हैं मतलब कैंसर और गंभीर बीमारी का इलाज। पहला तो हमारा लक्ष्य क्या था, स्वास्थ्य जो सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना है पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इसमें सुधार करके कैंसर और गंभीर बीमारी का इलाज करना। और दूसरा लक्ष्य था हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा और आधुनिक सैन्य ढांचे का वित्त पोषण करना। तो दो दो लक्ष्य थे, इनको प्राप्त करना इसका उद्देश्य था। इस विधेयक का नाम है स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक 2025। तो राजस्व प्रबंधन की बात करें तो इस उपकर से जो पैसा मिलेगा तो मिलने वाला सारा का सारा पैसा सीधे भारत की संचित नीति मतलब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जमा किया जाएगा। फिर उपकर लगाने की नई कार्यप्रणाली की बात करें, यूनिक टैक्सेशन मैकेनिज्म की बात करें तो ये कानून क्या कहता है, टैक्स वसूलने की जो पारंपरिक प्रणाली है, पुरानी प्रणाली है मतलब जो बेचे गए माल पर टैक्स लगाती थी उससे बिल्कुल अलग है। कैसे देखिए तो मशीनों और उत्पादन पर टैक्स, तो इसमें टैक्स केवल तैयार माल पे नहीं बल्कि माल जिसमें पान मसाला बनाने में उपयोग आने वाले मशीनरी, विनिर्माण इकाइयों और उत्पादन की प्रक्रिया चाहे वो मैनुअल हो या ऑटोमेटिक सब पे लगाया जाएगा। टैक्स क्या है, सब पे लगाया जाएगा। इसमें केवल तैयार माल पे नहीं बल्कि माल बनाने के लिए जो मशीनरी काम आती है, विनिर्माण इकाइयां हैं, उत्पादन की प्रक्रिया चाहे वो मैनुअल हो चाहे ऑटोमेटिक सब पे टैक्स लगाया जाएगा। भुगतान की जिम्मेदारी की बात करें तो उपकर चुकाने की जिम्मेदारी, कानूनी जिम्मेदारी उस व्यक्ति या कंपनी की होगी जो उन मशीनों का मालिक है या फिर उन मशीनों को चला रहा है, उनकी जिम्मेदारी होगी भुगतान की। फिर वास्तु विस्तार की शक्ति की बात करें तो अभी ये केवल पान मसाला पे लागू है, लेकिन भविष्य में केंद्र सरकार नोटिफिकेशन जारी करके किसी भी अन्य वस्तु को इस कानून के दायरे में ला सकती है। फिर बात करें करदाताओं को दी गई है असाधारण शक्तियां मतलब पावर्स ऑफ टैक्स ऑफिशियल्स की बात करें मतलब जो कर अधिकारी है उनको इस मामले में क्या असाधारण शक्तियां दी गई है। कैसे देखें तो चूंकि पान मसाला उद्योग में कच्चे बिल क्या चूंकि पान मसाला उद्योग में और कच्चे बिल और हमारे टैक्स चोरी की समस्या बहुत ज्यादा पुरानी होती है, इसलिए तो कच्चा बिल का मतलब छोटे छोटे कागजों के ऊपर बिल बनाया जाता है, असली ओरिजिनल जीएसटी बिल नहीं बनाए जाते। साथ ही साथ इस मामले में टैक्स चोरी भी बहुत पुरानी समस्या है, इसलिए संयुक्त आयुक्त मतलब ज्वाइंट कमिश्नर और उसके ऊपर के अधिकारी को बेहद सख्त अधिकार दिए गए हैं। पहला अधिकार आता है हमारा बिना वारंट के प्रवेश और तलाशी की। यदि पुख्ता संदेह होता है मतलब रीजन टू बिलीव है तो कहीं हमारे अवैध मशीनें चल रही है, उनको ऐसा लगता है कि कहीं पे हमारे अवैध मशीनें चल रही है तो अधिकारी बिना पूर्व वारंट के किसी भी समय हमारे परिसर में घुसकर तलाशी ले सकता है। फिर जब्ती और सील की बात है सीजर की, तो अवैध पान मसाला कच्चा माल और यहाँ तक कि पूरी की पूरी जो विनिर्माण मशीनरी है उसको तुरंत सील या फिर जब्त भी किया जा सकता है। फिर समन और बयान की बात करें, जुडिशियल पावर्स की बात करें तो अधिकारियों को संदिग्धों को समन मतलब बुलावा भेजने और शपथ पर बयान दर्ज करने का भी अधिकार दिया गया है। अधिकारी क्या संदिग्धों को, जिन पे संदिग्ध है, जिन पे हमारे शक है, उनको समन मतलब बुलावा भेजने और शपथ पर बयान दर्ज करने का भी अधिकार दिया गया है। गिरफ्तारी अरेस्ट की बात करें तो बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी रोके जाने या बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी रोके जाने पर अधिकारी को सीधे गिरफ्तारी का भी वैधानिक अधिकार दिया गया है कि उन्हें ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी टैक्स चोरी की जा रही है तो वो क्या कर सकते हैं, अधिकारी अधिकारी सीधे गिरफ्तारी कर सकते हैं। बात करें अपीलीय प्रक्रिया और न्याय के ढांचे की बात करें, किसकी अपीलेट प्रोसीजर और न्याय के ढांचे की बात करें तो शक्तियों का दुरुपयोग को रोकने के लिए कानून में त्रिस्तरीय अपीलीय ढांचा बनाया गया है मतलब 3 टियर सिस्टम बनाया गया है ताकि जो व्यापारी असंतुष्ट है वो सीधे सिविल कोर्ट नहीं जा सकते, असंतुष्ट व्यापारी का सीधे सिविल कोर्ट नहीं जा सकते। बात करें पहली अपील की, कार्रवाई के 30 से 60 दिन के भीतर यदि किसी भी व्यापारी पर कार्रवाई होती है तो कार्रवाई के 30 से 60 दिनों के भीतर आयुक्त अपील जो कमिश्नर अपीलेट है उसके सामने उसे पेश होना होगा कि वो अपील कर सके। दूसरी अपील की बात करें, यदि व्यापारी हमारे संयुक्त आयुक्त अपील है, कमिश्नर अपील, कमिश्नरेट अपील है, उसकी जो निर्णय से उसे संतुष्टि नहीं मिलती वो दूसरी अपील कर सकता है। यदि पहली अपील से व्यापारी असंतुष्ट है तो हमारे CESTAT मतलब केंद्रीय उत्पाद शुल्क अपीलीय न्यायाधिकरण या फिर विशेष ट्रिब्यूनल में जाके वो अपील कर सकता है, उसे सिविल कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है। फिर सीधे जाके वो कहाँ जाता है, यदि वो तुम्हारे
द्वितीय अपील से भी संतुष्ट नहीं है, तो वह हमारे उच्च या उच्चतम न्यायालय जा सकता है। ट्रिब्यूनल के बाद मामला सीधा हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट तभी जा सकता है जब उसमें कानून का कोई बड़ा प्रश्न मतलब सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ शामिल हो, तभी जा सकता है, नहीं तो नहीं जाएगा। फिर पूर्व जमा मतलब प्री डिपॉजिट अनिवार्य की बात करें, कोई भी अपील तभी सुनी जाएगी जब व्यापारी विवादित टैक्स के जुर्माने का एक निश्चित हिस्सा, आमतौर पे जो 7.5 से 10% तक होता है, पहले ही खजाने में जमा करा चुका हो, तभी वह अपील करने के लिए जा सकता है, नहीं तो नहीं जाएगा। फिर बात करें प्रमुख विवाद और चिंताओं की, इस अधिनियम से संबंध में कौन कौन से विवाद और चिंताएं हैं उनकी बात करें, तो संसद और उद्योग जगत में इस कानून को लेकर बहुत सारी गंभीर आपत्तियां उठाई गई, जैसे राज्यों के अधिकारों का हनन, उपकर मतलब सेस का पैसा केंद्र सरकार के नॉन डिविजिबल पूल में जाता है, वित्त आयोग के फॉर्मूले के अनुसार इस पैसे में से राज्यों का कोई हिस्सा नहीं होता, जो हमारे राजकोषीय संघवाद मतलब फिजिकल फेडरलिज्म के खिलाफ माना जा सकता है। फिर इंस्पेक्टर राज की वापसी की बात करें, तो अधिकारी को गिरफ्तारी और जब्ती के असीमित अधिकार मिलने से क्या होगा, उद्योग जगत में डर आ जाएगा, जिससे हमारा भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी और इंस्पेक्टर राज फिर से हावी हो जाएगा, जो बहुत पहले समाप्त किया गया था, बहुत मुश्किल से समाप्त हुआ था, वो वापस से शुरू होने की संभावना बढ़ती है। फिर बजटीय अस्पष्टता की बात करें, तो कानून में यह तय नहीं है कुल पैसे का कितना प्रतिशत हिस्सा स्वास्थ्य पर खर्च होगा, कितना सुरक्षा पर खर्च होगा, ये नहीं बताया गया है। कि छोटे उद्योगों का खात्मा, कालाबाजारी की बात करें, तो मशीनों की क्षमता के आधार पर भारी टैक्स लगने से छोटे और वैध कारखाने बंद हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो हमारी मशीनों की क्षमता और के आधार पर भारी टैक्स लगाया गया, इस वजह से छोटे और वैध कारखाने ये भी बंद हो सकते हैं। इससे हमारे टैक्स चोरी के लिए अंडरग्राउंड या फर्जी फैक्ट्रियां मतलब अवैध काला बाजार पनपने का गंभीर खतरा हो सकता है। निष्कर्ष के रूप में देखें तो स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक हमारी सरकार की आय बढ़ाने और जन स्वास्थ्य की रक्षा के लिए बहुत बड़ा कदम है। हालांकि इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कर अधिकारी अपनी शक्तियों का उपयोग बिना किसी उत्पीड़न मतलब हरेसमेंट के और निष्पक्ष रूप से करे, और राज्य की वित्तीय चिंताओं का भी समाधान इसमें किया जाना चाहिए। इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।